तो नेक्स्ट समझिएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ a to the power k plus 1 is equal to a. If k is the least positive integer for which a to the power k plus 1 is equal to a, then k is said to be period of a. फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सी मैट्रिक्स? पीरियोडिक मैट्रिक्स। A square matrix A is called periodic if a to the power k plus 1 is equal to a. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है पीरियोडिक कहलाती है अगर a टू दी पावर k प्लस 1 किसके इक्वल है? a के। मतलब अगर a टू दी पावर k प्लस 1 a के ही इक्वल आ जाए तो इस तरह की मैट्रिक्स को अपन पीरियोडिक बोलते हैं। अच्छा, पीरियड का मतलब समझते हो? एक पीरियड के बाद रिपीट होना। तो अपन a टू दी पावर k प्लस 1 चढ़ाएं, यानी उसको सॉल्व करें और वापस आ जाए तो एक पीरियड के बाद ये वापस मैट्रिक्स आ रही है, तो इसलिए इस तरह की मैट्रिक्स को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आगे इफ k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, k क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हुआ, छोटा पॉजिटिव इंटीजर हुआ, फॉर विच जिसके लिए a टू द पावर k प्लस 1 a के इक्वल आ रहा है, यानी k की वो छोटी सी छोटी वैल्यू जिसके लिए a टू द पावर k प्लस 1 किसके इक्वल आ रहा है? a के। Then k is said to be period of A. क्या बोला मैंने? Then k is said to be period of A. तो यहां पर k को हम A का पीरियड बोलेंगे, मतलब k पीरियड के बाद ये वापस मैट्रिक्स यही k ही आती है। जैसे हमने मालूम है कि A मैट्रिक्स थी a टू दी पावर 1, अब हमने इसमें मल्टीप्लाई करा e टू दी पावर k का और ये वापस a आ गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? a टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, यानी a टू दी पावर k का मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो हम इस पावर k को पीरियड बोलेंगे इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का, ठीक है ना? क्योंकि k टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स मिल रही है, तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, नोट डाल के उनको नोट कर लीजिएगा। क्या? पीरियड ऑफ आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स इक्वल टू 1। हमें मालूम है कि आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें a स्क्वायर इक्वल टू a हो। अब स्क्वायर को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू a। अच्छा, पीरियोडिक के लिए कंडीशन क्या होती है? a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे k की वैल्यू आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स के लिए 1 है। k की वैल्यू क्या है? 1 आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स के लिए। तो इसका मतलब आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का जो पीरियड होता है वो 1 होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड कितना होता है? 1 होता है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड कितना होता है, तो 1 होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं पता होती, पीरियोडिक मैट्रिक्स या सिंपल, क्योंकि ये बहुत सी मैट्रिक्स के टाइप्स एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दी, ये कॉम्पिटिटिव के लिए। अब if A is idempotent then A square equal to A। हमें मालूम है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है तो A square इक्वल टू A होता है, इसी को अपन आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। यही रिलेशन है आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स के लिए कि A स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए? A के। अच्छा, A स्क्वायर को हम A इंटू A लिख सकते हैं इज इक्वल टू A, तो दोनों तरफ का डिटरमिनेंट ले लिया हमने। अच्छा, डिटरमिनेंट में पढ़ चुके हम, कोई भी दो मैट्रिक्स का इंटू हो और उसका डिटरमिनेंट, तो उन दोनों के अलग अलग डिटरमिनेंट के बराबर होता है, इक्वल होता है। और नहीं पढ़ा होगा तो और डिटरमिनेंट को देखना तो क्लियर हो जाएगा। दो मैट्रिक्स इंटू भी लिखी है, उनका अगर डिटरमिनेंट लेंगे तो उन दोनों के अलग अलग डिटरमिनेंट के इंटू के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो ए का डिटरमिनेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट, यहाँ पे माइनस ए का डिटरमिनेंट, इसको इस तरफ लेके आकर शिफ्ट कर दिया हमने। तो ए का डिटरमिनेंट में इंटू करा तो ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर आएगा, या फिर डिटरमिनेंट ए को कॉमन ले लिया तो डिटरमिनेंट ए -1 ब्रैकेट में बचा। अब या तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 या डिटरमिनेंट ए -1 इज इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 या डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1। तो कोई भी आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स के लिए सेकंड पॉइंट
कि किसी भी आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स में या तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होगी या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 होगी। यानी कि ध्यान रखना अपन को कि कोई भी आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है तो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको? देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से। मान लिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं, यानी ये कंडीशन हटा दी हमने कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो सीधी सी बात है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 आएगी आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स के लिए। मैंने क्या बताया, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स में या तो डिटर्मिनेंट 0 होगा या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर 0 नहीं है तो 100% श्योर है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 आएगी अगर आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 किसकी होती है? यूनिट मैट्रिक्स की। तो अपन लिख सकते हैं कि ए किसके इक्वल होगा? आई के, ठीक है ना। आई भी आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स होता क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू आई ही आएगा। तो इसलिए अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका मतलब आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स ए जो है किसके इक्वल होगा? आई के। अच्छा, और फोर्थ वाला पॉइंट, इफ ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर ए एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो हमें मालूम है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आई के। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या बताई है मैंने? ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आई के। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? इनटू ए। इसका भी दोनों तरफ का डिटरमिनेंट ले लिया हमने, तो ए का डिटरमिनेंट इनटू ए का डिटरमिनेंट सेपरेट कर दिया, अलग अलग डिटरमिनेंट। अच्छा, आई का डिटरमिनेंट यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो वैल्यू 1 आती है। कभी भी आई का अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा कितनी निकलती है? 1। फिर डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1। स्क्वायर हटाया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1। यानी कोई भी ए एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा या तो प्लस 1 आएगी या फिर क्या आएगी? माइनस 1। क्लियर? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस 1, या तो प्लस 1 या फिर माइनस 1। अच्छा, ऐसे ही अगर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है यानी ए स्क्वायर इक्वल टू आई है तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। अच्छा, अभी अपन ने इनवर्स नहीं पढ़ा तो यहाँ पे मैं इसको समझा दिया कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स से तो हमेशा ए किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स के। बाय द वे क्वेश्चन कोई सा आ जाए कि प्रूफ करोगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो आपने इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स शो कर दिया कि ए स्क्वायर आई के इक्वल आ गया, तो उसके बाद उसने बोल दिया कि ए इनवर्स भी निकालो, तो आपने सोचा कि ये क्वेश्चन लंबा हो गया, लेकिन लंबा नहीं हुआ। अगर अपन को कंडीशन पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए के इक्वल होता तो डायरेक्ट ए की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे अपन, तो ए इनवर्स निकलेगा। अच्छा, ये ए इनवर्स निकालने का मेथड थोड़ा लंबा होता है, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जो भी जिसमें भी इनवर्स आएगा उसमें समझाऊंगा। अच्छा, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई के इक्वल हुआ यानी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हुआ, आई तो आ गया। अब अगर तुम ए का और मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब, तो यहां पे क्या आएगा? ए क्यूब। तो अगर ए स्क्वायर आई के इक्वल आ गया, अब तुम कितनी भी पावर चढ़ाते जाए तो ए क्यूब भी आई आएगा, नहीं सॉरी, ए क्यूब क्या आएगा? ए, और ए की पावर 4 क्या आएगी? आई। यानी इवन पावर सारी क्या आएंगी? आई। इंटू करके देख लेना, ए स्क्वायर अगर आई के इक्वल है तो फिर ए क्यूब निकाल के देखना, फिर ए की पावर 4 निकाल के देखना। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगर क्लियर नहीं हुआ तो समझा देता हूं मैं। जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू आई, हमने दोनों साइड ए का मल्टीप्लाई करा तो ये ए क्यूब, यहाँ क्या आ गया? ए इंटू आई। अच्छा, ए इंटू आई तो ए होता, किसी मैट्रिक्स का आई में इंटू करें तो ए आता, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए हो गया। अच्छा, ए की पावर 4 निकालें यानी फिर ए का इंटू करा हमने, तो यहाँ पे ए क्यूब कितना था? ए था, ए की पावर 4 निकाली यानी ए का इंटू करा तो इंटू ए स्क्वायर, और हमारा ए स्क्वायर किसके इक्वल है? आई की। यानी अपन ने देखा अगर पावर इवन है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में तो आई आएगा, अब अगर ए की पावर 4 है तो वो भी आई आया, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ऑड पावर है तो किसके इक्वल आएगा? ए के। अगर अपन ए की पावर 5 बोले तो कितना आएगा? ए के। अब कोई बोल दे कि शो करो कि ए एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है और उसके बाद बोलते हैं आपसे कि ए की पावर 5 की वैल्यू बताओ,
अब आप ए की पावर 5 की वैल्यू, अगर आपको ये मेथड ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप क्या करोगे, ए की पावर 5 निकालने में बहुत टाइम लगा दोगे ना, ए स्क्वायर फिर ए क्यूब ये सबका मल्टीप्लाई वगैरह करोगे। इससे अच्छा मैं को मालूम है कि सीधे सीधे ऑड पावर पे ए आएगा और इवन पावर पे आई आएगा। तो इनवेरिएबल मैट्रिक्स से तो ए की पावर 5 किसके इक्वल रख देंगे, सीधे सीधे बात ए के। क्लियर? तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। और बताता हूं मैं, देखिएगा ये नोट का 7th पॉइंट, इफ ए इज पीरियोडिक देन, अगर ए एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है देन लीस्ट वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड पीरियड। अपन के की लीस्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है ना? अगर ए एक पीरियोडिक है तो हमें मालूम है कि पीरियोडिक के अंदर क्या होता है, ए टू दी पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए आ जाता है। तो इस के को क्या बोलते हैं, उस पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड बोलते हैं। ठीक है? अच्छा ये तो हो गया। फिर सेकंड पॉइंट, नल मैट्रिक्स इज पीरियोडिक। नल मैट्रिक्स भी पीरियोडिक होती है कि उसका ए स्क्वायर ए क्यूब वगैरह जो भी करोगे तो जीरो ही आने वाला है। अच्छा इसका पीरियड जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है ना? इसका पीरियड क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो याद रखना नल मैट्रिक्स एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है लेकिन इसका पीरियड क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट 8, इफ ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। ए अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स मालूम है हमें, अगर ए टू दी पावर एम इक्वल टू 0 आ जाए तो अपन क्या बोलते हैं, पावर एम का या फिर इंडेक्स एम का वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, जबकि ए टू दी पावर एम माइनस 1 इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स में लिख दिया हमने, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एम इज कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स या ऑर्डर या पावर, यानी अगर ए टू दी पावर एम 0 आ रहा है किसमें, इसमें निलपोट कोई मैट्रिक्स है उसमें ए टू दी पावर एम 0 आ रहा है लेकिन ए टू दी पावर एम माइनस 1 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इस एम को क्या बोलते हैं, इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स बोलते हैं या पावर बोलते हैं या ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर? सब बात एक ही है। अच्छा निलपोटेंट मैट्रिक्स में ए टू दी पावर एम इक्वल टू 0 होता है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी हुई, 0, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मान लिए ए स्क्वायर लिखा है और ये 0 है और इसका हमने डिटरमिनेंट लिखा तो a इंटू ए इक्वल टू 0, तो a का डिटरमिनेंट है इंटू ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट a का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यानी a स्क्वायर 0 था तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू भी 0 आई। इसी तरह से यहाँ पे a टू दी पावर m है, m का मतलब यहाँ पे a का m टाइम्स मल्टीप्लाई करा अपन ने, तो सबका डिटरमिनेंट अलग अलग 0 लेंगे तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यानी कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है अगर तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। ये भी एक पॉइंट हो गया कि अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर निकालने की जरूरत पड़े तो निकालेंगे नहीं, सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 0 अगर निलपोटेंट है तो। और निलपोटेंट बता चुका हूं मैं, चाहे स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे पावर 4 करने पे 0 आना जरूरी है। अच्छा इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बोला फाइंड ऑल आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। वो सारे मैट्रिसेस निकालो जो आइडेम्पोटेंट हैं और डायगोनल मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट के साथ साथ क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स हैं। तो हमने मान लिया कि ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तो अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा, ये हमने मान लिया। मैंने डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी ले लिए, जो भी तुम्हें मानना हो मान लेना। मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया, एक्स वाई डी मान सकते हो।
डायगोनल मैट्रिक्स लिए किसने बोला है कि आइड इंपॉर्टेंट है और साथ में डायगोनल मैट्रिक्स भी, इसलिए डायगोनल के एलिमेंट्स लिए बाकी सब जीरो। ये तो हमें मालूम है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, जीरो। अच्छा, आइड इंपॉर्टेंट है तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए। आइड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो अब सॉल्व करें इसको, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैंने मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन बताया था तो डायगोनल का जब मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का, तो जब स्क्वायर है तो सीधे सीधे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो। शॉर्टकट बताया था, ठीक है ना, सॉल्व करके ही बताया था, नहीं हो तो पीछे देखना। अगर डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, तो जरूरी नहीं है कि अपन ये इंटू ए करें, सीधे सीधे उसके डायगोनल के एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो। अगर क्यूब है तो क्यूब कर दो। इज इक्वल टू किसके इक्वल, अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। अब सॉल्व करें इसके आगे, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना, अल्फा, फिर बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा, ये बीटा स्क्वायर किसके इक्वल, बीटा के, और गामा स्क्वायर इक्वल टू किसके, गामा के। ठीक है, क्लियर, कुछ परेशानी तो नहीं, मिटा रहा हूं इसके आगे में। कभी कभी मैं पॉज करके मिटा के फिर दोबारा लिख देता हूं, इसलिए कि थोड़ा टाइम बच जाए, मिटाने वाला और फिर लिखने वाला, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है आपको कि एकदम बोर्ड चेंज हो जाता हो, कि पहले एकदम लिखा हुआ था फिर वो सारा पता नहीं चलता, उनको एकदम फिर दोबारा लिखा हुआ याद है। अगर कोई परेशानी होती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। अच्छा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, गामा स्क्वायर माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 या फिर 1। इस तरह से बीटा की वैल्यू 0 या फिर 1, गामा की वैल्यू 0 या फिर 1। अच्छा, तो अल्फा 0 या 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, 0 या 1, यहाँ पे बीटा को भी 0 या 1, गामा को भी 0 या 1। तो टोटल मैट्रिसेस कितनी हुई, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, इसकी जगह दो एलिमेंट्स आ सकते हैं, 0 और 1। तो इस जगह को दो तरह से भर सकते हैं अपन, ठीक है, फिल कर सकते हैं कितनी तरह से, दो तरह से। एंड का मतलब क्या होता था, इनटू। ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे भी 0 या 1 आ सकता है, तो इस जगह को भी दो तरह से भर सकते हैं, 2। यहाँ पे भी 0 या 1 आ सकता है, तो इसको भी दो तरह से भर सकते हैं। तो टोटल मैट्रिसेस कितने आ रहा है, 8। अच्छा, ये टोटल मैट्रिसेस क्यों निकाला, क्योंकि उसने बोला कि फाइंड ऑल आर इंपोर्टेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। सारी मैट्रिसेस निकालो जो ऑर्डर 3 की हो और आइड इंपोर्टेंट हो और साथ में डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो बंदे सपोज कर ली, आइड इंपोर्टेंट वाली कंडीशन लगा दी, वो 3x3 का मैट्रिक्स दिया ही था हमने। फिर हमने मैट्रिसेस निकाले, तो इस तरह के मैट्रिसेस तो कितने आ रहे, 8। तुम एक मैट्रिसेस लिख के तो बताएंगे नहीं, हमने यही बता दिया कि टोटल मैट्रिसेस कितने आएंगे, 8। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में यही पूछ लिया कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला if B is idempotent then prove that A equal to I minus B is also idempotent। अगर B एक idempotent मैट्रिक्स है, क्या बोला उसने, if B is idempotent मैट्रिक्स, अगर B idempotent मैट्रिक्स है तो हमें मालूम है कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का स्क्वायर जो है उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता। यानी अगर बी आइडेंपोटेंट है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी। यही कंडीशन होती है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की।
अब हमें ये शो करना है कि ए आई माइनस बी इज ऑल्सो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। तो अब हमें बताना है कि ए भी आइडेंटिपोटेंट है, तो अपन ए स्क्वायर निकालें। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है? आई माइनस बी इंटू आई माइनस बी, ये लिख दिया हमने। अच्छा, इंटू करेंगे तो आई इंटू आई माइनस का आई इंटू बी माइनस का बी इंटू आई माइनस माइनस बी इंटू बी। आई का आई में इंटू करें तो आई आएगा, यानी आई स्क्वायर तो आई होता ही है। अच्छा, बी का आई में इंटू करेंगे तो बी आएगा, ठीक है ना। तो बी का आई में इंटू करेंगे तो भी बी आएगा। अच्छा, बी का बी में इंटू करेंगे तो क्या कहलाएगा? बी स्क्वायर आई माइनस का बी माइनस का बी माइनस का 2b। बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? यहां देखिए, बी स्क्वायर किसके इक्वल है? बी के। तो बी स्क्वायर की यहां लिखते हैं बी। क्यों? क्योंकि हमें पता है बी स्क्वायर बी के इक्वल है, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, बी में से 2b को माइनस करा तो माइनस का बी, यानी ए स्क्वायर आई माइनस बी के इक्वल आ गया। और आई माइनस बी किसके इक्वल था? ए के। तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू क्या दिया है? आई माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस ए इक्वल टू आई माइनस बी इज ऑल्सो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसलिए ए भी एक आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, कोई दिक्कत